तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, ये जो चैप्टर आपका है वो 11 मार्क्स का चैप्टर है। कितने मार्क्स का? इस तरह से आपके पास दो चैप्टर आपका मेन है जो 11-11 मार्क्स का है। एक है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप और एक है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स कंपनी अकाउंट का पहला चैप्टर जो तुम्हारा 11 मार्क्स का मिलने वाला है, और पार्टनरशिप का पहला चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप जो 11 मार्क्स का पूछने वाला है। ये मार्क्स कभी 10 का हो जाता है, कभी 11 का हो जाता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि आईएससी ऐसा है जो कि सिलेबस कभी कभी रिड्यूस करता है, कभी नहीं रिड्यूस करता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए मार्क्स, तो कभी ये 10 मार्क्स का चैप्टर बनता है तो कभी 11 मार्क्स का चैप्टर बनता है। लेकिन इस सेशन में आपका जो सिलेबस है वो 11 मार्क्स का सिलेबस है। कितने मार्क्स का? 11 मार्क्स का। और 11 मार्क्स में आपके पास एमसीक्यू आएगा, बहुत वेरी शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा जिसमें 1 मार्क का क्वेश्चन रहता है। फिर तुम्हारे पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। समझे? तो अगर तुम सोचो कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें बनेगा तो एक तो एमसीक्यू देगा, एक ही एमसीक्यू या शॉर्ट ऐसे टाइप का क्वेश्चन देगा जो कि 1 मार्क का रहेगा और 10 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन। समझ में आया? या ऐसा हो सकता है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, फिर 3 का रहेगा, फिर एक एक का 2 क्वेश्चन रहेगा। मतलब वो डिपेंड करता है आईएससी बोर्ड के ऊपर किस तरह का वो क्वेश्चन सेट करेगा, कितने मार्क्स का कितने कितने का क्वेश्चन देगा वो। समझे? बट ये टोटल जो आपका चैप्टर है वो 11 मार्क्स का, ये ध्यान में रखना है आपको। क्लियर है बात? चलिए, तो इसमें पूरा पार्टनरशिप के बारे में बात किया गया है, क्या क्या इसका बेसिक्स है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या होता है। पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या होता है, पार्टनर्स क्या होते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये ध्यान में रखना, कभी कभी क्वेश्चन में वैसे पूछता तो नहीं है, बट फिर भी आपको ध्यान में ये रखना है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो हमारा लागू किया गया था वो कब लागू किया गया था? 1932 में लागू किया गया था। मतलब ये जो एक्ट है वो 1932 में आया था, 1932 में आया था। और इसमें बोलता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट समझना है आपको कि जो भी पर्संस का एक या दो, एक से तो हो नहीं सकता है पार्टनरशिप, मिनिमम कितना चाहिए? 2। यानी 2 या उससे ज्यादा लोग जब बिजनेस स्टार्ट करता है, और वो क्या चीज के लिए? शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट को बांटना है, प्रॉफिट को बांटना है। तो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए जो 2 या 2 से ज्यादा लोग का पर्सन के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है उसी को पार्टनरशिप बोलते हैं। और वो लोग जो बिजनेस करता है वो कैरिड ऑन बाय ऑल, सभी लोग साथ में मिलकर काम कर सकता है, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई उनमें से काम कर रहा है लेकिन दूसरे के लिए एक्टिंग कर रहा है, दूसरे के लिए काम कर रहा है। मतलब ये कि बहुत आप जानते होंगे ये सब चीज भी कि पार्टनर्स में स्लीपिंग पार्टनर भी आता है। कौन पार्टनर? स्लीपिंग। जो पार्टनर तो होता है लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म में एक्टिव नहीं रहता है, वो स्लीपिंग पार्टनर बोला जाता है इसीलिए क्योंकि वो क्या रहता है? घर में सोया रहता है, समझ के चलो। वो मतलब वो पार्टनरशिप फर्म में एक्टिव नहीं रहता है, जिसके लिए वो पार्टनर तो रहता है, प्रॉफिट का हिस्सा तो वो लेगा लेकिन उसका काम कोई और वहां पे कर रहा है। समझ में आए? उसके बदले कोई वहां पे और काम कर रहा है, इसीलिए बोलता है एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर चीज? तो सीधा सा बात, अगर पार्टनरशिप का डेफिनेशन अगर पूछे कि पार्टनरशिप क्या होता है, 1 मार्क का अगर क्वेश्चन पूछे तो ये डेफिनेशन हम लोग वहां पे लिख सकते हैं, 1 मार्क हमारा मिल जाएगा। आया समझ में? तो एमसीक्यू एसएक्यू जो हमारे पास छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, वहां से ये सब क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप वहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं, डेफिनेशन हम लोग पढ़ लिए, अब इसका फीचर्स के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सब थ्योरी पोर्शन हमारे पास है जो एमसीक्यू एसईक्यू में आपके पास पूछता है, या कभी कभी थ्योरी वाला 3 मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन में भी आ जाता है। समझे? थ्योरी में भी पूछ देगा कि फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप को वहां पे बताइए, तो ये सारा आपको लिखना पड़ेगा वहां पे। समझ में आया? तो क्या क्या होता है फीचर्स इसका, आइए पढ़ते हैं। तो पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता ही होगा, 2 और मोर पर्सन। यानी अगर तुम पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हो तो कम से कम 2 पर्सन का जरूरत वहां पे है, 2 मेंबर का होना जरूरी है। आया समझ में? कम से कम 2। तो सर ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम 50। मैक्सिमम कितना? 50 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 50 से ज्यादा नहीं हो सकता है। जिसको पहले क्या किया जाता था, पहले उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटता था। पहले होता था कि बैंकिंग कंपनी के लिए होता था और नॉन बैंकिंग कंपनी के लिए होता था, यानी बिजनेस के लिए। अगर आप बैंकिंग बिजनेस से रिलेटेड हो तो मैक्सिमम 10 रख सकते हो, अगर आप नॉन बैंकिंग बिजनेस से रिलेटेड अगर काम कर रहे हो तो 20 रख सकते हो मैक्सिमम। ऐसा पहले हुआ करता था, उसको हटा के अब कर दिया गया मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना? मैक्सिमम 50 पार्टनर्स।
यानी मिनिमम दो, यानी कम से कम 2% का होना जरूरी है पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए। लेकिन जो मैक्सिमम होना चाहिए वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50 हो सकता है। एमसीक्यू में ये सब आता है, ध्यान रखना, एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस में बी, और उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा, 10, 20, 50, 100, कुछ भी इस तरह का दे देगा। तुमको टिक मारना है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है हमारे पास। समझ में आया? उसके बाद एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का होना जरूरी है सर, एग्रीमेंट का होना जरूरी है। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों अलग अलग चीज होता है। अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं बात कर रहे, किसके बारे में बात कर रहे हैं? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। एग्रीमेंट जो होता है वो ओरली भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, मतलब मुंह से बोल के भी एग्रीमेंट हो सकता है और लिख के भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा एक्चुअल जो होता है, प्रूफफुली अगर देखोगे तो तुम्हारा क्या होता है? रिटन वाला होता है। तो यहां पे बोला देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्संस, 2 या 2 पर्सन के बीच, जो हमारे पास जितने भी पार्टनर लोग रहेंगे उसके बीच एग्रीमेंट का होना जरूरी है। बिना एग्रीमेंट का अगर पार्टनरशिप करेगा तो उसमें लोचा हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है। आया समझ में? बिना एग्रीमेंट का भी पार्टनरशिप होता है, और वो एग्रीमेंट भरोसे के ऊपर होता है। किसके ऊपर? भरोसा के ऊपर होता है कि हाँ हम दोनों तो दोस्त लोग हैं, चलो हम लोग दोनों मिलकर पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं, हम लोग काम करते हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर रहा है, उसके बीच में काम करेगा वो लोग। आया समझ में? उसके बेसिस पे काम करेगा वो। लेकिन अगर ओरली काम करते हो, रिटर्न तुम्हारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आगे चल के कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते वहां पे। आया समझ में? अगर तुम्हारे साथ अगर एक पार्टनर तुम्हारे साथ अगर कुछ गलत कर रहा है, इलीगल तुम्हारे साथ कोई काम कर रहा है, तो तुम उसके ऊपर केस भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है। आया समझ में? इसीलिए बोलता है रिटन एग्रीमेंट का होना बहुत ही जरूरी होता है पार्टनरशिप फर्म में, अगर आपको प्रूफ चाहिए होता है तो। समझ में आया? तो यहां पे देखो बोला है कि इट मे बी रिटन और ओरल, ये ओरली भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, लिखा हुआ भी हो सकता है, मुंह से बोल के भी हो सकता है। लेकिन द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज द पार्टनरशिप डीड। लेकिन जो लिखा हुआ एग्रीमेंट होता है उसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। तो कभी कभी डेफिनेशन पूछता है पार्टनरशिप डीड क्या होता है, तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। जो रिटन एग्रीमेंट होता है, सर एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा रहता है आगे पढ़ेंगे, पहले धीरे धीरे समझते चलो, खाली समझ में आया? एग्रीमेंट में बहुत कुछ लिखा रहता है। एग्रीमेंट में पूरा पार्टनरशिप के बारे में लिखा रहता है कि कितना कितना क्या क्या कैसे कैसे सभी पार्टनर्स को मिलेगा या देना पड़ेगा, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव। बताओ, कोई भी बिजनेस करता है तो प्रॉफिट मोटिव के लिए ही बिजनेस करता है? बोलो, कोई भी इंसान अगर बिजनेस के लिए उतरा है तो वो प्रॉफिट मोटिव के लिए, भले उसका बिजनेस में लॉस हो रहा है, वो लॉस कभी कभार हो सकता है, लेकिन उतरा तो वह बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट के लिए। समझ में आए? कोई भी पर्सन बोलेगा क्या कि हम पार्टनरशिप बिजनेस करने जा रहे हैं लॉस के लिए, हमको लॉस कमाना है, बहुत प्रॉफिट कमा लिए, अब जा रहे हैं लॉस कमाने के लिए, कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा। हर पर्सन जो होता है, हर पार्टनर जो होता है, वो प्रॉफिट मोटिव के लिए ही बिजनेस करता है। आई बात समझ में? तो वही बोला है मेकिंग प्रॉफिट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ही होता है प्रॉफिट कमाना। द पार्टनर शुड शेयर द प्रॉफिट्स एज वेल एज द लॉसेस ऑफ द बिजनेस। अगर वो प्रॉफिट को शेयर करेगा तो लॉस को भी शेयर करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर 3 पार्टनर हैं, उसमें से अगर प्रॉफिट होगा बिजनेस में तो तीनों पार्टनर बांटेंगे, और लॉस होगा तो सिर्फ एक पार्टनर को लॉस बियर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है, सभी पार्टनर को बियर करना पड़ेगा लॉस। समझ में आया? अगर हमारे पार्टनरशिप फर्म में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में अगर तीनों पार्टनर बांटेंगे तो लॉस में भी तीनों पार्टनर को ही बांटना पड़ेगा और उसका सहना पड़ेगा लॉस को। आया समझ में? नेक्स्ट बोला है गवर्निंग एक्ट। ये गवर्निंग एक्ट है, यानी ये गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया जाता है। ये एक्ट बना हुआ था ना, तो एक्ट के लागू, तो ये कौन सा एक्ट में आता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब हर चीज का एक एक्ट होता है। कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट होता है, समझ में आया? तो पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप फर्म का एक्ट होता है, पार्टनरशिप एक्ट होता है। तो पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी गवर्न्ड एज पर द रूल्स ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इसको रूल फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। रूल कहां का? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। समझे? जो रूल बोलता है वो रूल को फॉलो करना पड़ेगा। सर क्या रूल बोलता है बताओ? मैक्सिमम कितना पार्टनर को रखने बोला है? 50। आप बोलोगे कि मेरे पास 60% है, 60% से पार्टनरशिप हम चलाएंगे, क्या चला पाओगे? यानी रूल को तुम ब्रेक नहीं कर सकते। तो जो रूल है वो रूल को फॉलो करना पड़ेगा। एग्रीमेंट का होना जरूरी है। एग्रीमेंट तुम ओरल करो या रिटर्न करो, ये सब का होना जरूरी है। प्रॉफिट मोटिव का होना चाहिए। तो ये सब इसका जो हमारा इसेंशियल एलिमेंट्स होता है वो एलिमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है। जो रूल्स होता है वो रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। समझ में आया? लॉफुल बिजनेस, बिजनेस तुम्हारा लॉफुल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलीगल बिजनेस होगा तो उसका एग्रीमेंट ही नहीं बन पाएगा उस हिसाब से।
समझ में आया? उसको कॉन्ट्रैक्ट में तुम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो वही बोला बिजनेस शुड बी लॉफुल और लीगल इन द आई ऑफ लॉ। लॉ के नजर में, लॉ के नजर में, कानून के नजर में आपका जो बिजनेस होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? तो ये सब इसका फीचर्स है। 5 पॉइंट इसका जो लिखा हुआ है फीचर्स, ये 5 पॉइंट आपका 3 मार्क्स का, 6 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चन पूछेगा, कभी भी अगर फीचर्स पूछ दिया या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ दिया, आप आराम से लिख सकते हो। आई बात समझ में? या यहीं से आपका एमसीक्यू कहीं पे भी बन सकता है, एमसीक्यू आप वहां से लिख सकते हो। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं सर। पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? देखो पहले हम लोग बेसिक जान रहे हैं, इस चैप्टर का बेसिक, यही सारा चीज को जानेंगे, इसको पढ़ेंगे, तब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आया? तो ये सब थ्योरी पोर्शन अभी पढ़ रहे हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट किस तरह से बनता है, एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा रहता है, अगर एग्रीमेंट नहीं रहे तो क्या करना पड़ता है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। आई बात समझ में? तो देखो पहले हम लोग पढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? तो अ डॉक्यूमेंट, जो भी हम लोग पढ़े थे, पार्टनरशिप डीड क्या होता है कि अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। जो हम लोग यहां पे भी बात किए थे कि पार्टनरशिप डीड यानी एग्रीमेंट जो होता है, रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, है ना। जो रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच का, वही हमारे पास होता है पार्टनरशिप डीड। और वही बात यहां पे लिखा हुआ है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट जो कंटेन करता है क्या, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब सर पार्टनरशिप डीड मतलब क्या? 1 पेज का, 2 पेज का, कितना पेज का? अरे पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होता है। समझ में आया? और वो जिस तरह से प्रोस्पेक्टस इस टाइप का रहता है ना, उसी तरह से इसका डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप डीड। और उसमें क्या क्या लिखा रहता है तो उसके बारे में यहां पे लिखा हुआ है, देखो, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट्स होता है, क्या क्या चीज लिखा रहता है? तो बोला नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स। जो जो पार्टनर्स मिलके वहां पे पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस करने वाले हैं, उसका नाम, पता, सब कुछ लिखा होगा उसमें। समझ में आया? नेम, एड्रेस, सब कुछ। जैसे अब हम लोग को जानते हैं ना, कोई भी अगर फॉर्म भरते हैं सब चीज, तो हम लोग को आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, उसी तरह से वहां पे नाम, एड्रेस, सब सभी पार्टनर का वहां पे रहेगा, जो जो पार्टनर रहेगा वहां। समझ में आया? नेम ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप फर्म का तुम नाम क्या रख रहे हो, वो नाम भी तुमको बताना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे मान लेते हैं कि पार्टनर ए बी सी, 3 पार्टनर मिलके और एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, और फर्म का नाम सोच रहे हैं कि हम लोग अपना के नाम पे रखेंगे और हम लोग का नाम रहेगा एबीसी। तो मेसर्स एबीसी वो रखना चाह रहा है। समझ में आया? मेसर्स एबीसी रखना चाह रहा है वो पार्टनरशिप फर्म का नाम। तो बोलता है पार्टनर का अलग अलग जो जो इंडिविजुअल पार्टनर है, उन लोगों का नाम, उन लोग का एड्रेस सब चाहिए। फिर यहां पे जो फर्म का नाम रखोगे वो फर्म का नाम बताओ। नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस किस तरह का नेचर का बिजनेस है वो नेचर आपको बताना पड़ेगा। समझ में आया? किस टाइप का बिजनेस आप कर रहे हो। अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर कितना कितना कैपिटल लगाया रहा है उसमें, वो बताना पड़ेगा। जैसे ए लगाया 5 लाख रुपया, बी लगाया 3 लाख रुपया, सी लगाया 2 लाख रुपया, तो सभी पार्टनर कितना कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, वो आपको बताना पड़ेगा। आया समझ में? फिर उसके बाद ड्रॉइंग्स, पार्टनर को ड्राइंग करने का यानी पैसा विड्रॉ करने का भी उसमें लिखा रहता है कि मैक्सिमम आप इतना ही विड्रॉ कर सकते, उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? वो सब भी लिखा रहता है। जैसे ड्रॉइंग्स, कोई भी पार्टनर कितना विड्रॉ करेगा, जितना पैसा निकाल, अरे पैसा डिपॉजिट करेगा तो क्या हो गया? कैपिटल, और पैसा निकालेगा क्या हो जाएगा? ड्राइंग। तो बोलता है हर पार्टनर को कितना कितना पैसा निकाला जाएगा, कितना कितना पैसा निकालेगा पार्टनर लोग, वो सब उसमें रिटर्न होता है। आया समझ में? उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, अकाउंटिंग पीरियड उसमें मेंशन किया रहता है। अकाउंटिंग पीरियड उसमें मेंशन किया रहता है कि आपका अप्रैल से लेकर के मार्च तक आपका अकाउंटिंग पीरियड रहेगा, क्या आपका जनवरी से लेकर के दिसंबर तक आपका रहेगा, या आपका जुलाई से लेकर के जून तक रहेगा, आपका अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा। 12 महीना का होता है ना अकाउंटिंग पीरियड, आपका कहां से स्टार्ट होके कहां पे खत्म करेगा, ये आपको लिखा हुआ रखना पड़ेगा उसमें। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आप अगर कैपिटल लगाए हो, अरे पार्टनर लोग अगर कैपिटल लगाया है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट का रेट आपको वहां पे लिखा रहेगा, कितना रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप पैसा निकाले हो, विड्रॉ किए हो, तो विड्रॉ करने पे आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट क्या रहेगा, ये सब आपको वहां पे बताना पड़ेगा। समझ में आया? उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में आप लोग प्रॉफिट को बांटोगे। अगर एबीसी 3 पार्टनर है तो क्या हम लोग इक्वली बांटेंगे 1:1:1 का रेशियो में, या हम लोग का 3:2:1 का रेशियो में, या हम लोग का 5:3:2 का रेशियो में, या हम लोग का जो कैपिटल लगाए हैं वो उसके रेशियो में।
समझ में आया? तो जो भी बात बोला जाएगा वो उसमें मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आगे चल के कुछ प्रॉब्लम ना हो। अरे एग्रीमेंट में लिखा, इसीलिए तो बोले ये डॉक्यूमेंट हमारा वेरिफिकेशन है, हमारा प्रूफ है कि अगर आगे चल के कोई प्रॉब्लम, अगर कोई पार्टनर कुछ प्रॉब्लम करता है तो ये एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है उसके थ्रू हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का आपका ड्यूरेशन कितना रहेगा? क्या आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस कर रहे हो, है ना? क्या आप 1 महीना में पार्टनरशिप फर्म को खत्म कर दोगे, क्या आप 3 महीना तक चलाओगे, 6 महीना, 6 साल, 5 साल, कितना साल तक के लिए बिजनेस करोगे, वो चीज आपको लिखना, वहां पे लिखा रहना जरूरी है। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बिजनेस को आप कब कमेंस कर रहे हो, स्टार्ट कब कर रहे हो, ये डेट लिखना जरूरी है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का क्या क्या अधिकार है, उसमें क्या क्या ड्यूटीज है पार्टनर्स का, वो सब उसमें लिखा रहेगा। समझ में आया? पार्टनर्स क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अधिकार दिया गया है, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट जो हमारे पास मेंटेन किया जाएगा पार्टनरशिप, क्या सभी पार्टनर को चेक करने का अधिकार है, वो सब उसमें लिखा रहेगा। समझ में आया? अरे सभी पार्टनर तो पार्टनर है, सबका हक है वहां पे। तो जो हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है, कितना का हमारे पास बिजनेस में सामान खरीदा गया है, कितना का सामान बेचा गया है, इसका तो अकाउंट मेंटेन करेगा। तो वो अकाउंट्स का बुक्स जो मेंटेन करेगा, क्या वो सभी पार्टनर को देखने का अधिकार है कि नहीं अधिकार है, वो सारा राइट्स के बारे में, वो सारा ड्यूटीज के बारे में उसमें लिखा रहता है। समझे? उसके बाद पार्टनर्स का सैलरी कमीशन, अगर कोई पार्टनर ज्यादा काम कर रहा है किसी के कंपैरिजन में, अगर ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बहुत ज्यादा खटता है लेकिन बी और सी जो होता है कोढ़िया जैसा बैठा रहता है, इसका मतलब क्या, ये ज्यादा खटता है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए, उसको सैलरी मिलेगा। समझ में आया? उसको कमीशन मिलेगा। अगर वो ज्यादा सेल करेगा तो सेल करने पे कमीशन, अगर वो प्रॉफिट का है तो प्रॉफिट के हिसाब पे कमीशन उसको मिलेगा। समझ में आया? तो ये सारा बात इसमें लिखा रहता है। फिर से कंप्लीट करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। पार्टनरशिप डीड जो होता है वो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स लोगों के बीच में, और एग्रीमेंट हमारा जब रिटन होता है तो एक प्रूफ बन जाता है पार्टनरशिप फर्म के लिए, और इसमें ये सारा कंटेंट हमारा लिखा हुआ रहता है। आया समझ में? लेकिन सर अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं करते हैं तो क्या होगा? बताओ, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ था कि आपका किस तरह का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। जिस तरह का क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलेगा वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। अरे बोलो ना, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है तुम्हारा 3:2:1 तो आप 1:1:1 में नहीं बांट सकते, आप 5:3:2 के रेशियो में नहीं बांट सकते। जो रेशियो दिया हुआ है डिड में, जो लिखा हुआ है वही फॉलो करना पड़ेगा, वही रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 10% दिया हुआ है, आप 12% नहीं दे सकते। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट 6% लिखा हुआ है, आप 8% चार्ज नहीं कर सकते। जो रेट दिया हुआ वही यूज करना पड़ेगा तुमको। आया समझ में? लेकिन जब आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है, एब्सेंट होता है, यानी रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर हमारा एग्रीमेंट नहीं बना है तब क्या होगा? तब एग्रीमेंट जब नहीं बना रहता है तो दो ही बात सिर्फ हमारा होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। ध्यान से समझना। बोला है पहला, और हम चौथा पढ़ते हैं, पहले पहला और चौथा पढ़ते हैं। बोला है प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। किस तरह से बांटा जाएगा? इक्वली बांटा जाएगा अमंग द पार्टनर्स। यानी अगर डीड मेंटेन किया रहता है, अगर डीड बनाया रहता है तो डीड में जितना रेशियो बोलता है उस रेशियो में बांटना पड़ता है। अरे बोलो ना, अगर बोला है 3:2:1 तो 3:2:1 में बांटो, अगर 1:1:1 तो 1:1:1 में बांटो। जैसा रेशियो रहेगा वैसा बांटना पड़ेगा। लेकिन अगर डीड नहीं बना हुआ है तो आप कुछ भी रेशियो बोल दो, हम नहीं मानेंगे। हम लोग को कौन सा रेशियो में बांटना पड़ेगा? इक्वली 1:1:1 का रेशियो में बांटना पड़ेगा। 3 पार्टनर है तो। समझ में आया? हाँ या ना? कभी कभी क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछ देता है इस तरह से, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में बोल देगा कि पार्टनरशिप डीड में हमारा मतलब एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं कर रहा है, बट फिर भी पार्टनर चाह रहा है कि हम लोग 3:2:1 का रेशियो में बांटेंगे। समझ में आया? और ये एमसीक्यू नहीं, ये शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन में पूछ देगा तुम्हारे पास 1 मार्क्स का। क्लियर बात? कि पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं कर रहा है, फिर भी वो लोग पार्टनर जो चाह रहा है वो 3:2:1 में बांटने का सोचा है, क्या वो वैलिड है कि नहीं है? तो क्या वो वैलिड है? नहीं है वो, क्योंकि जब हमारा पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं किया जाता है या एब्सेंट होता है तो उस टाइम हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे बांटा जाता है? इक्वली बांटा जाता है। चाहे रेशियो कुछ भी बोल दे, उसको हम लोग नहीं मानने वाले हैं। समझ में आया? और लास्ट चौथा नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर कोई पार्टनर लोन देके रखा है पार्टनरशिप फर्म में तो 6% का रेट लगता है। कितना परसेंट? 6%।
और अगर डिड बना रहेगा, डिड में अगर 12% बोलेगा तो 12% देंगे, 24% बोलेगा 24% देंगे। डिड में जितना परसेंट लिखा रहेगा उतना परसेंट का बाट होगा। लेकिन अगर डिड नहीं बना हुआ है तो 6%, डिड नहीं बना है तो 6%। बस यही दो बात हमारा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली और इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, और बाद बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा ना। इंटरेस्ट, पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म। आप अगर पैसा लगाए हो, कैपिटल इन्वेस्ट किए हो, तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि डिड नहीं बना हुआ है। समझ में आया? अगर आप ड्रॉ किए हो तो ड्रॉ पे कोई भी इंटरेस्ट, ड्रॉइंग पे कोई इंटरेस्ट का बात यहां पे नहीं किया जाएगा। समझ में आया? अगर नहीं आपको कोई सैलरी, आप ज्यादा खटते हो या कम खटते हो, कोई फायदा नहीं है। समझ में आया? यहां पे कोई सैलरी आपको नहीं दिया जाएगा, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा, कोई रेम्युनरेशन आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। आ रहा है बात समझ में? ना ही कोई नया पार्टनर का एडमिशन हो सकता है जब तक सभी पार्टनर राजी ना हो जाए, विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब तक सारे पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर वहां पे सब लोग मान ना जाए, तब तक कोई पार्टनर, नया पार्टनर का एडमिशन भी नहीं हो सकता है वहां पे। समझ में आया? मतलब सीधा बात, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं मेंटेन किया रहेगा तो हमारे पास सिर्फ दो ही बात होगा, प्रॉफिट लॉस को इक्वल बांटा जाएगा। कौन सा रेशियो में? इक्वल बांटा जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लोन का बात किया जाएगा क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो रहेगा वो 6% करेगा। कितना परसेंट? ये फिक्स है, 6% पर एनम। क्लियर बात? ये फिक्स है अगर डिड मेंटेन नहीं किया जाएगा तब। और अगर डिड मेंटेन किया गया है तो डिड माई बाप, डिड जो है वो माई बाप है तुम्हारा। डिड जितना बोलेगा उतना मानना पड़ेगा, रेशियो जो बोलेगा वो रेशियो में मानना पड़ेगा, जितना इंटरेस्ट बोलेगा उतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आई बात समझ में? लेकिन अगर डिड नहीं रहेगा तब ये दो बात है, प्रॉफिट लॉस को इक्वली और इंटरेस्ट ऑन लोन को 6%, और इसके अलावा कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन तुमको चेक करने के लिए ऐसा देगा, स्टार्टिंग में ही बोल देगा कि पार्टनरशिप ड्यूड इज नॉट मेंटेन नहीं किया जा रहा है, और उसके बाद बहुत सारा उल्टा पुल्टा बात लिखा रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8%, सैलरी ए को मिलेगा 25,000 रुपया पर एनम। समझ में आया? जो भी उल्टा पुल्टा बात लिखा रहेगा, सब चीज को इग्नोर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि डिड नहीं बना है तो ये सब कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन अगर दिया है तो आपका माइंड को चेक करने के लिए दिया हुआ, इस तरह से आप कितना पढ़े लिखे हो, आप कितना इसके रूल्स को पढ़े हो, जानते हो। समझ में आया बात? तो ये हो गया पार्टनरशिप डिड। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेन, कि ये सब थ्योरी था हमारा। क्या था हमारा? थ्योरी। अब अगर प्रैक्टिकल में हम लोग आते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बात करें, तो हमारे पास पीएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स का पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। हम लोग 11-12 में, अगर अभी 11 के बारे में अगर बात करो तो फाइनल अकाउंट पढ़े होगे। क्या पढ़े होगे? फाइनल अकाउंट पढ़े होगे, जहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, पीएल अकाउंट बनता था और बैलेंस शीट बनता था। हाँ, है ना? तो जो ट्रेडर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो लोग ट्रेडिंग पीएल बनाता है। समझ में आया? लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म का बात करें तो वहां पे पीएल अप्रोप्रिएशन बनता है। वहां पे क्या बनता है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। आई बात समझ में? और पीएल अप्रोप्रिएशन और पीएल में क्या फर्क होता है वो हम बताना चाहते हैं, समझना ध्यान से। पीएल अकाउंट और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों में फर्क क्या होता है ये बात समझ लेना। पीएल अकाउंट में अगर आपका कोई खर्चा या कोई इंटरेस्ट अगर किसी को देना हो, अगर वो प्रॉफिट हमारे पास नहीं होता है, लॉस हो रहा है, हम नहीं देते हैं उसको, कि देते हैं तब भी देना पड़ेगा हम लोग को। अरे इंटरेस्ट, हमारा प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग को इंटरेस्ट देना है, सैलरी देना है, डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, सारा खर्चा हम लोग को करना पड़ता है, सारा चीज वहां पे मेंशन करना पड़ता है हम लोग को। समझ में आया? लेकिन पीएल अप्रोप्रिएशन क्या होता है? ये होता है अगर आपके प्रॉफिट, आपके पार्टनरशिप में प्रॉफिट होगा तभी आपको देना पड़ेगा वो सब चीज। अगर आपका लॉस हो रहा है, आपको कुछ भी प्रोवाइड करने का जरूरत यहां पे नहीं है। आई बात समझ में? जैसे अभी हम लोग बात किए थे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, ये सब बात किए थे ना। तो जब आपका क्वेश्चन में, जब आपके पास प्रॉफिट होगा तभी आपको वो सब चीज प्रोवाइड करना है, अगर नहीं होगा तो प्रोवाइड करने का जरूरत आपको नहीं है। तो इसीलिए होता है ये पीएल अप्रोप्रिएशन। पीएल अप्रोप्रिएशन और पीएल का यही फर्क होता है। पीएल में क्या होता है? आपका कोई भी एक्सपेंस प्रॉफिट को क्रॉस कर सकता है, लेकिन कोई एक्सपेंस प्रॉफिट को क्रॉस नहीं कर सकता है। किसमें? एप्रोप्रिएशन वाले में। अरे अगर जैसे मान लेते हैं, इसको एक दूसरा तरीके से समझा देते हैं। बताओ, अगर कोई बाहर वाला, यानी अगर हम किसी दूसरे से लोन लेके रखें, बैंक से लोन लेके रखें बिजनेस करने के लिए, क्या करने के लिए? बिजनेस। मेरा बिजनेस अगर लॉस में चल रहा है, किस में चल रहा है? लॉस। क्या बैंक क्या बोलेगा? हमको इंटरेस्ट मत दो, छोड़ दो। बोलेगा कि तुम्हारा बिजनेस में तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है,
तो तुमसे हम क्या इंटरेस्ट लें, तुम तो ऐसे ही मतलब क्या बोलते हैं, जी रहे हो किसी तरह से, है ना, तुम्हारा बिजनेस ही सही तरीके से नहीं चल रहा है, तो तुमसे हम क्या इंटरेस्ट लेंगे? क्या ऐसा बोल सकता है? नहीं, वो तुमको पैसा दिया है और पैसा का पे उसको इंटरेस्ट का हक है कि नहीं है? तो तुम्हारा बिजनेस डूब जाए या तुम करोड़ों का प्रॉपर्टी जमा कर लो, उससे करोड़ों का प्रॉफिट कर लो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसको इंटरेस्ट से मतलब है, इंटरेस्ट वो लेके रहेगा तुमसे। आया समझ में? लेकिन वही बात अगर हमारा एप्रोप्रिएशन का बात करें, समझ में आया? तो पार्टनर पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, अगर हमारा प्रॉफिट होगा तभी हम इंटरेस्ट पार्टनर लोग को देंगे, अगर हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम लोग इंटरेस्ट नहीं देंगे पार्टनर्स लोगों को। समझ में आया? तब हम सैलरी नहीं देंगे, तब हम कमीशन नहीं देंगे। आई बात समझ में? कुछ भी नहीं प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। बात समझ में आया? तो यहां पे हम लोगों को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। पार्टनर्स को कितना का प्रॉफिट कितना का लॉस हो रहा है जिसको बांटेगा पार्टनर लोग आपस में, उसके लिए अकाउंट बनाना पड़ता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई बात समझ में? और संग संग एक कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के नाम से भी बनाना पड़ता है, जिसके लिए आपका इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग, दो मेथड होता है, दो मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड। समझ में आया? बोलो। कभी कभी क्वेश्चन में यह भी पूछ देता है कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज प्रीपेयर्ड इन केस ऑफ, उसके बाद ऑप्शन दे देगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड, बोथ या नन ऑफ दीज। समझना ध्यान से, क्या बोल दिया कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज प्रीपेयर्ड इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड, बोथ या नन ऑफ दिस। तो क्या होगा? फिक्स कैपिटल मेथड। यानी हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल बनता है, करंट का नहीं बनता है। करंट का बनता है जब आपका फिक्स कैपिटल मेथड होता है तब। आई बात समझ में? और बोथ तो हो नहीं सकता है क्योंकि दोनों में बनता नहीं है, वो सिर्फ इसमें बनता है, और नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता है क्योंकि फिक्स्ड वाले में तो बनता है। समझ में आया? तो यहां से भी एमसीक्यू बन सकता है। तो एमसीक्यू या छोटा छोटा जो भी पार्ट आपसे पूछेगा 1 मार्क्स का, उसके लिए आपका एक एक लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। आई बात समझ में? हाँ या ना? तो फिर से रिपीट, यानी आपको टोटल 3 अकाउंट बनाना पड़ सकता है। कितना अकाउंट? 3। पहला पीएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बनाना पड़ जाएगा। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल का अकाउंट बनाना पड़ जाएगा, यानी 2 बन गया, पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल। अरे बोलो ना। लेकिन अगर वही फिक्स कैपिटल मेथड है, कौन सा? फिक्स कैपिटल मेथड, तो 3 अकाउंट बनाना पड़ जाएगा, एक पीएल एप्रोप्रिएशन, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक पार्टनर्स करेंट। आई बात समझ में? यानी अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो उसमें 2 अकाउंट बनाना पड़ जाएगा, कैपिटल का करेंट का अलग अलग। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग वाला है तो सिर्फ कैपिटल का बनाना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब थोड़ा सा सर फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट किस तरह का होता है। तो आइए एक बार फॉर्मेट, अच्छा फॉर्मेट के पहले यहां पे उसका जर्नल एंट्री के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। फॉर्मेट के पहले जर्नल एंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। बताओ, जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करोगे, समझना ध्यान से, ये सब चीज जानोगे समझोगे तभी आप, क्योंकि आप प्रैक्टिकल आ चुके हम लोग, ये सब लेक्चर समझ के मत सोचना, क्योंकि नहीं तो फिर चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? ये सारा चीज तुम्हारा चैप्टर के अंदर का पार्ट है। क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी पूछता है, और अगर जर्नल एंट्री पूछ दिया तो ये सब जर्नल एंट्री तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। समझी बात? इसलिए समझो। यहां पे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज करेगा तो इसके लिए एंट्री पास किया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट। देखो कैपिटल या करंट दोनों लिखा गया है, मतलब समझना, कैपिटल या करंट। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड रहेगा तो कैपिटल लिखा जाएगा, लेकिन फिक्स्ड मेथड रहेगा तो करंट लिखा जाएगा। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो पार्टनर्स कैपिटल लिखा जाएगा, लेकिन अगर आपका फिक्स कैपिटल मेथड है तो पार्टनर्स करंट लिखा जाएगा। बात समझ में आया? तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक बात हमेशा समझना, ये जो काम होता है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्म, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताइए, अगर पार्टनर, हम है पार्टनरशिप फर्म, ध्यान से समझना, हम है पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनर लोग हमको कैपिटल दिया है, अरे कैपिटल लगाया है ना, फर्म में लगाया है, तो अगर हमको कैपिटल दिया है मतलब पैसा दिया है, तो हम उसको इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे? तो पार्टनरशिप फर्म अगर इंटरेस्ट देगा तो उसके लिए इंटरेस्ट क्या हो गया? लॉस हो गया कि उसका प्रॉफिट हो गया?
मतलब उसके लिए एक्सपेंस कहलाएगा, और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। इसीलिए देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करता है, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। बात समझ में आया। और वही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फिर पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डेबिट किया गया था, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। बात समझ में आया, बोलो रे। तो अगर सुनना ध्यान से, अगर तुम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए हो, कौन सा अकाउंट बनाए हो, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए हो, हम थोड़ा सा समझा देते हैं इस चीज को। और अगर तुम पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट बनाए हो, पार्टनर्स का कैपिटल या करंट बनाए हो, समझना। तो बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट में लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो है ना, लेजर पोस्टिंग। बात समझ में आ रहा है, यानी पार्टनर्स कैपिटल या करंट में जाके लिखना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखेंगे कि नहीं। और जब पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना होगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट में लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां से तुमको एक बात समझ में आएगा, क्या पता है कि पीएल एप्रोप्रिएशन का जो होता है डेबिट में, वही पार्टनर्स कैपिटल या करंट का होता है क्रेडिट में। क्रॉस चलता है, वो क्या चलता है, क्रॉस चलता है। डेबिट वाला चीज आता है क्रेडिट में और क्रेडिट वाला चीज आता है डेबिट में। तो ये तुमको पता चलेगा जब अकाउंट बनाएंगे तब। अभी हम लोग जर्नल एंट्री सीख रहे हैं, बोलो ठीक है। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बात होता है ये चीज, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगा, बताओ ना, अगर हम पैसा हम लिए हैं, पार्टनरशिप फर्म है हम, अगर पार्टनर लोग से पैसा लिए हैं तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मेरा एक्सपेंस है, बोलो। लेकिन अगर हम पैसा दिए हैं, अरे ड्राइंग मतलब क्या, पार्टनर लोग हमसे पैसा निकाल लिया ना, और पैसा निकाल लिया मतलब हमसे पैसा लिया है, तो हमसे पैसा लेगा तो हमको इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा। तो बताओ पार्टनरशिप फर्म के लिए वो क्या होगा, इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकम। और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। इसीलिए देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हारा क्रेडिट में आया है, यानी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जब पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अरे बात समझ में। जर्नल एंट्री ये सब याद रखना पड़ेगा तुमको। जब तुमको जर्नल एंट्री पूछेगा तो ये सब लिखना पड़ेगा, और अगर जर्नल एंट्री नहीं पूछ कर लेजर पोस्टिंग करेगा तो फॉर्मेट में हम लोग को पुट करना पड़ेगा उसके लिए। बात समझ में आया। नेक्स्ट, अगर सैलरी या कमीशन पे करेंगे पार्टनर लोग को, तो बताओ सैलरी या कमीशन पेड करेंगे तो फर्म के लिए एक्सपेंस होगा कि इनकम, एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस को डेबिट करना पड़ता है। तो देखो पार्टनर का सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट, समझे। और फिर उसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट। समझ में आ रहा है। और फिर जब कभी कभी क्या होता है कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा को, कुछ पार्ट को आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। कहां पे, रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। तो बोलता है फॉर ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। जब रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है, और जो भी अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करना है उसको रिजर्व या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। आई बात समझ में। और सारा काम, सारा नखड़ा करने के बाद हम लोग को प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ता है। समझ में आया, क्या निकालना पड़ता है, प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ता है। तो प्रॉफिट अगर होता है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। सर अगर लॉस हो जाएगा तो उल्टा, अगर यही लॉस हो गया तो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ये सब चीज को अगर आप लेक्चर सोच के अगर सुन रहे होगे तो बेवकूफ हो, फिर समझना ये सब तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, यही सब तुम्हारा प्रैक्टिकल वहां पे आने वाला है। क्लियर है बात। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, जब आपका एंट्री, यानी ये सब पॉइंट जब मिलेगा। अभी हम लोग डिड में पढ़े थे ना कि डिड में आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, सैलरी दिया जाता है, सब होता है ना। तो ये सारा चीज का अगर जर्नल एंट्री पास किया जाएगा तो किस तरह से जर्नल एंट्री होता है, ये हम लोग बात कर रहे हैं। आई बात समझ में। चलिए यहां तक का हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, सुनो। अब हम लोग बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो होता है वो दो तरह का होता है। कितना तरह का, दो। मतलब क्या, अगर पार्टनर लोन दिया है किसको, फर्म को, और अगर फर्म दिया है पार्टनर को, ये दो केस हो सकता है। समझना। एक बात बताओ, अगर हम लोग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर पार्टनर दिया है फर्म को लोन तो फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा।
तो फर्म अगर इंटरेस्ट देगा लोन के ऊपर तो इसका मतलब फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। लेकिन अगर फर्म दिया है पार्टनर को लोन, तो इसका मतलब फर्म अगर पार्टनर को दिया है लोन तो पार्टनर से लोन का इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा, और अगर इंटरेस्ट लेगा तो उसके लिए इनकम हो जाएगा। आई बात समझ में? बोलो। तो इसका मतलब यहां पे दो तरीके का केस होगा। इफ एनी पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, he is entitled to receive interest on such loan at an agreed rate of interest। तब आपको वहां पे agreed rate of interest इसीलिए लिखा गया है क्योंकि जो डिड में लिखा रहेगा उतना ही रेट का बात किया जाएगा, और जब नहीं लिखा रहेगा तो कितना परसेंट? 6%, जो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। हाँ या ना? देखो, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब आपके पास एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है कुछ, ही इज इंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। आई बात समझ में कि नहीं? तो जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को, और जो इंटरेस्ट मिलेगा वो जितना रेट लिखा रहेगा डिड में उतना मिलेगा, या नहीं तो 6% मिलेगा अगर डिड मेंटेन या डिड में नहीं लिखा हुआ है तो। समझ में आया? और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मतलब हम अभी बताए थे कुछ देर पहले पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताए थे। जो पीएल अकाउंट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट तुम चार्ज कर सकते हो। समझ में आया? लेकिन जो हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन जो होता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यानी अगर आपका प्रॉफिट होगा तभी आप चार्ज करोगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको चार्ज करने का जरूरत नहीं है। जैसे बताओ, अभी हम बताए थे कुछ देर पहले कि जो बैंक से अगर लोन लेते हैं, किससे? बैंक से लोन लेते हैं, तो बताओ तुम्हारा प्रॉफिट हो या ना हो तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? सेम उसी तरह से अगर पार्टनर दो तरीके से पैसा देता है। पार्टनर जो फर्म को देता है वो दो तरीके से पैसा देता है, एक कैपिटल के रूप में देगा, अरे बोलो ना, और एक लोन के रूप में देगा। बोलो। अगर हम तुमसे पैसा लिए हैं, मतलब पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर लोग से पैसा लिया है तो वो दो तरीके से ले सकता है, कैपिटल के रूप में ले सकता है और लोन के रूप में ले सकता है। अगर कैपिटल के रूप में लिया है तो उस पर इंटरेस्ट दे सकता है, नहीं दे सकता है, वो डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर। बोलो ना। अगर प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। समझ में आया? जो कि पीएल एप्रोप्रिएशन में आता है। लेकिन अगर हम आपसे लोन लिए हैं तो लोन पे इंटरेस्ट हमको देना ही पड़ेगा, चाहे हम प्रॉफिट में जा रहे हैं चाहे हम लोग लॉस में जा रहे हैं, और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलने का मतलब पीएल अकाउंट में आएगा, ये पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। ये किस में आता है? पीएल अकाउंट में। तो बोला है एंड हेंस इंटरेस्ट इज अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और नॉट। देखो वही जो बोला ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट हो या ना हो आपको चार्ज करना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। और ये चीज आपका पीएल अकाउंट में आता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है। बात समझ में आया? अरे बताओ यहां पे देखो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बताओ कौन सा वर्ड यूज कर रहे थे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अरे बोलो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए देखो क्या वर्ड यूज कर रहे थे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ या ना? कमीशन के लिए देखो क्या यूज कर रहे थे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रिजर्व के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए साफ कर देते हैं एक बार पहले, और अब देखो जर्नल एंट्री को देखो, बोला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, और पीएल अकाउंट डेबिट किया गया है। सर आप एप्रोप्रिएशन लिखना भूल गए होंगे ना? भूल नहीं गए हैं, ये सही लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात करते हो तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, ये पीएल अकाउंट में आता है। किस में आता है? पीएल अकाउंट में आता है। बात समझ में आया? और पीएल के बाद बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल के बाद क्या बनता है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो एक बात बताओ, अगर ये चीज पीएल का होने वाला था तो पीएल में अगर हम लोग दिखाएंगे तो प्रॉफिट को कम करेंगे। अरे अगर एक्सपेंस हो रहा है हमारा, इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा ना। यानी अगर प्रॉफिट पीएल में कम हो गया मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन का भी प्रॉफिट कम होगा कि नहीं होगा? तो ये सब जब फॉर्मेट में बताएंगे तब तुमको पूरा क्लियरली पता चलेगा। लेकिन अभी बस समझना कि ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं किया जाता है। समझ में आया? ये पीएल अकाउंट का पार्ट होता है। कहां का पार्ट होता है? पीएल अकाउंट का। तो जब इंटरेस्ट चार्ज होता है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, और यही इंटरेस्ट को जब पीएल में ट्रांसफर किया जाता है तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट हो जाता है।
बात समझ में आया? ये हो गया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जब पार्टनर देगा फर्म को लोन। आई बात समझ में? और दूसरा देखो यहां पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर whenever the firm advances loan to partner। अभी एडवांस कौन कर रहा था? पार्टनर। पार्टनर लोन दिया था फर्म को, अभी क्या बोला है कि फर्म एडवांसेस लोन टू पार्टनर। अगर फर्म देता है पार्टनर को लोन, तो बताओ अगर फर्म पार्टनर को लोन देगा तो फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? और इंटरेस्ट मिलेगा तो उसके लिए इनकम होगा। क्या होगा? इनकम। और इस इनकम को भी दिखाना पड़ेगा, उसको पीएल अकाउंट में ही दिखाना पड़ेगा। तो बोले द फर्म टेक्स इंटरेस्ट ऑन इट, फर्म जो है उस पर इंटरेस्ट लेगा, और इट इज अ गेन फॉर द फर्म, ये फर्म का गेन है, प्रॉफिट है, एंड इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ता है। तो बताओ अगर इसका गेन है तो पीएल का क्रेडिट में दिखाएंगे, मतलब पीएल को बढ़ाएंगे, बोलो ना। तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो पीएल अप्रोप्रिएशन में भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर लोन अगर पार्टनर दिया है तो प्रॉफिट मेरा घटेगा, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन लोन अगर फर्म दिया है तो उस पर इंटरेस्ट इसको मिलेगा, यानी प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा हमारा। समझ में आया? इसका क्या होता है एंट्री? तो एंट्री होता है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्रेडिट में आ गया, क्योंकि प्रॉफिट है, गेन है। और इसको जब पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। आई समझ में बात? ये हमारा पीएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लियर बात? नेक्स्ट, ये लोन का काम हो गया, लोन का काम खत्म। अब फॉर्मेट पे भराना। किस पे आना? जितना भी अभी जर्नल एंट्री सब समझाए ना, उसी के बेसिस पे ये फॉर्मेट है हमारा। ध्यान से देखो, बताओ इन द बुक्स ऑफ अ फर्म पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। सबसे पहले आपको पीएल अकाउंट लिखना पड़ेगा। हमें अभी क्या बताए थे कि ट्रेडिंग बनता है, पीएल बनता है, फिर पीएल के बाद पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। समझे? तो देखो एक बात, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो कि नहीं बनाते हो? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या पता चलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। अरे बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद पीएल अकाउंट बनाते हैं, तो पीएल अकाउंट में सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है, हाँ या ना? सेम उसी तरह से पीएल अकाउंट से हमारा क्या रिजल्ट मिलता है? नेट प्रॉफिट मिलता है। और जब पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो वही नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहां पे लिखा जाता है बाय पीएल अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। आई बात समझ में? आप डायरेक्टली बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर अकाउंट लिख के करोगे तो ज्यादा तुमको अच्छा लगेगा। समझ में आया? तो बाय पीएल अकाउंट लिखेंगे, नेट प्रॉफिट यहां पे, क्योंकि आप याद करो जब आप पीएल अकाउंट बनाते थे, जब पीएल अकाउंट, थोड़ा सा हम फ्रेश बताते हैं यहां पे, देखो जब तुम पीएल अकाउंट बनाते थे तो यहां पे रहता था ग्रॉस प्रॉफिट, रहता था ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। उसके बाद जितना भी इनकम हो, जितना भी एक्सपेंस हो, तो यहां पे लिखते थे टू नेट प्रॉफिट, लिखते थे। यहां पे नेट प्रॉफिट सीडी आ जाता था। अब यही जो नेट प्रॉफिट सीडी आया है वो इस साइड जाके और पीएल अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट बीडी बनता है हमारा। बात समझ में आया? यहां पे जाके वो नेट प्रॉफिट बीडी हो जाता है हमारा। क्लियर है चीज? अरे बोलो ना। और उसके बाद बताओ हम लोग किसके बुक में काम कर रहे हैं? फर्म के बुक में काम कर रहे हैं। तो तुमको जितना भी काम सोचना पड़ेगा किसके हिसाब से सोचना पड़ेगा? फर्म के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो बताओ अभी जितना भी एंट्री पास किए थे फर्म के हिसाब से सोचो। बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है, क्योंकि कैपिटल हम लिए उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए डेबिट साइड में ट्रांसफर किया गया। देखो ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर दो पार्टनर है ए और बी तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के यहां पे दिखाएंगे। समझे? वैसे ही पार्टनर को अगर सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, अगर जनरलिज्म में ट्रांसफर कर रहे हैं और लास्ट में प्रॉफिट लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, सारा चीज डेबिट में आएगा। सारा चीज किसमें आएगा? डेबिट। क्रेडिट में एक ही चीज आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी अगर हम ड्रॉ किए हैं, अरे बोलो ना, अगर हमसे पार्टनर लोग ड्रॉ किया है पैसा तो हमको इंटरेस्ट देगा, और देगा तो मेरा इनकम है। फर्म के लिए क्या होगा? वो इनकम होगा। इसलिए तुम एक बार एंट्री में फिर से जाके देखो, ये सब एंट्री को देखोगे तो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पीएल अप्रोप्रिएशन क्या हुआ था? डेबिट। अरे बोलो ना। तो पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ तो डेबिट में लिखे उसका। और उसके बाद देखो यहां पे सैलरी कमीशन वाला में क्या हुआ था? पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ था। फिर तुम यहां पे भी डेबिट, यहां पे भी देखो रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो तो डेबिट, प्रॉफिट भी हो रहा है तो डेबिट। हर केस में पीएल अप्रोप्रिएशन को क्या कर रहे हैं? डेबिट। लेकिन जब ड्रॉइंग होता है तो पीएल अप्रोप्रिएशन क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। समझ में आया? तो ड्राइंग के केस में जब इंटरेस्ट का बात होता है तब वहां पे क्रेडिट में लिखा जाता है, इसीलिए यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में आया है। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये सारा जितना भी डेबिट क्रेडिट का लोचा है वो लोचा तुमको क्लियर रखना पड़ेगा
क्योंकि स्टूडेंट यहां पे भी गलती करता है, ध्यान रखना, यहां पे भी गलती करता है, कैलकुलेशन करने में तो छोड़ो, अमाउंट को ट्रांसफर करने में भी गलती करता है, उल्टा पुल्टा लिख देता है इधर उधर। क्लियर है चीज? तो ये पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है। नेक्स्ट फॉर्मेट देखते हैं, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, कौन सा मेथड? तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कितना फॉर्मेट बनता है? एक बनता है, सिर्फ कैपिटल का। सिर्फ किसका बनता है? और कैपिटल का बनेगा जितना, एक बात बताओ, ये पार्टनर्स का कैपिटल है, किसका कैपिटल? तो बताओ, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सोच लो। अभी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पीएल अप्रोप्रिएशन सोचे थे कि नहीं? अब थोड़ा पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो। बताओ, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो पार्टनर के लिए क्या है? इनकम। अरे नहीं है, पार्टनर को मिलेगा इंटरेस्ट, तो गेन है। तो इसका मतलब देखो, ये अपना कैपिटल जो लगाएगा वो बाय बैलेंस बीडी बोल के लिखा जाएगा, और अगर फर्दर कैपिटल लगाएगा तो बाय बैंक बोल के लिखा जाएगा, क्योंकि एंट्री होता है कैपिटल कंट्रीब्यूट करने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होता है, तो इसलिए यहां पे बाय बैंक अकाउंट बोल के लिखेंगे फर्दर कैपिटल के लिए। अब अगर हम लोग को पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अरे मेरा इनकम है ना, तो पार्टनर लोग का इनकम है इसलिए क्रेडिट में। सैलरी मिलेगा, हमारा इनकम है। कमीशन मिलेगा, हमारा इनकम है। मतलब पार्टनर्स कैपिटल या करंट में आप जब बनाओगे तो सोचना पड़ेगा कि मिलेगा, क्या करेंगे? मिलेगा। पार्टनर लोग को मिल रहा है, और पार्टनर लोग को मिल रहा है तो पार्टनर का इनकम बनेगा, ये सब चीज। उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, उसका इनकम होगा। अरे बोलो है ना? लेकिन अगर वो पैसा ड्रॉ कर लिया है तो पैसा निकाल लिया तो पैसा कम हो जाएगा। अगर उस पर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, खर्चा है, उसको भी डेबिट में लिखना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम लोग पढ़े थे वहां पे, ये इंटरेस्ट ऑन लोन कौन वाला है पता है? जब फर्म आपको दिया है लोन तब इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पे आता है, नहीं तो और केस में नहीं आता है हमारा। एक ही केस में इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा जाता है यहां पे। क्या पीएल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं पे दिखा? बोलो, आता ही नहीं है। ये तो पीएल में आता है। कहां पे आता है? पीएल में। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट साइड में लिखने का सिर्फ एक ही वजह होता है, और वो होता है जब फर्म आपको दिया है लोन, और फर्म आपको लोन देगा तो इस पे इंटरेस्ट वो लेगा, और इंटरेस्ट लेगा तो यहां पे आपको इंटरेस्ट ऑन लोन लिखना पड़ेगा। और सर इसके लिए आप देखिए यहां पे फॉर्मेट जर्नल एंट्री में देखो क्या लिखा हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिखा हुआ है। तो पार्टनर्स लोन पे इंटरेस्ट जो होता है वो पार्टनर्स कैपिटल में आता है। कब आता है? जब फर्म एडवांस देता है लोन, किसको? पार्टनर को, तब। लेकिन पार्टनर अगर फर्म को देगा तब नहीं आएगा पार्टनर्स कैपिटल में, समझे? लेकिन अगर फर्म दिया है पार्टनर को लोन, तब आपको यहां पे लिखना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट में। बात समझ में आया? और ये स्टार्ट होता है बीडी से, तो खत्म किससे होगा? सीडी से खत्म हो जाएगा। मतलब इधर ऐड इधर लेस करेंगे, जो बैलेंस आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? उसी तरह से जब फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कौन सा कैपिटल? फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बनेगा, एक पार्टनर्स कैपिटल का, एक पार्टनर्स करेंट का। और यहां पे मजेदार बात समझना, यहां पे मजेदार बात ये समझना कि सिर्फ कैपिटल का बात करेगा पार्टनर्स कैपिटल, और बाद बाकी जितना भी बात हम लोग करेंगे सब कौन करेगा? करेंट करेगा, पार्टनर्स करेंट करेगा। मतलब ये कि अभी जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड था, सुनना ध्यान से, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, फर्दर कैपिटल, प्रॉफिट, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सब कुछ कहां पे जाता था? कैपिटल में जाता था। बोलो है ना? लेकिन यहां पे बोलता है कि सिर्फ कैपिटल का बीडी और फर्दर कैपिटल ही सिर्फ कैपिटल में जाएगा, और बाद बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, सब किस में चला जाएगा? करंट में चला जाएगा। सब किस में चला जाएगा? करंट में चला जाएगा। तो लोगों को, स्टूडेंट को यह ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, मेथड कौन सा बोला गया है बनाने के लिए। आई बात समझ में? अगर क्वेश्चन में बोलता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, एक ही अकाउंट बनेगा कैपिटल का सारा कैपिटल में चला जाएगा। बोलो है ना? लेकिन अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड से बनाए हो तो कैपिटल और करंट दोनों बनाना पड़ेगा, कैपिटल और करंट दोनों बनाना पड़ेगा। कैपिटल में सिर्फ रहेगा आपका कैपिटल का पैसा यानी बैलेंस बीडी, और जितना फर्दर कैपिटल लगाए हो वो वाला। अगर नहीं लगाए हो तो ये भी नहीं रहेगा, समझे? लेकिन बाद बाकी जितना भी इनकम एक्सपेंस पार्टनर को हो रहा है सब करंट में लिखा जाएगा, समझे? चाहे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, कमीशन हो, बोनस हो, सैलरी हो, जो भी हो, और जितना भी एक्सपेंस टाइप का हो, सारा का सारा आपका पार्टनर्स करंट में आ जाएगा। बात समझ में आया? हाँ या ना? ये हो गया फॉर्मेट। ये क्या हो गया? और इस फॉर्मेट में एक बात और बता देते हैं, सुनना, इस फॉर्मेट में
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बात तो कर लिए, सैलरी का बात कर लिए, लेकिन अभी हम लोग ड्राइंग का बात नहीं किए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और पार्टनर्स कमीशन का बात नहीं किए अभी तक, पता है ना। अरे जर्नल एंट्री जब पास कर रहे थे तो सबका इंटरेस्ट निकालने का तरीका तो सिंपल सिंपल होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन का अलग तरीका होता है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा, और वो यहां से स्टार्ट होता है, ध्यान से समझना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। स्टूडेंट अगर गलती करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने में करता है। फिर से रिपीट, अगर वो स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट अगर क्वेश्चन को गलत बनाता है तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को गलत किया होगा, तभी वो क्वेश्चन गलत बनाया है, समझे। और ये गलत होने का क्या रीजन होता है, क्या चांस होता है, वो हम समझाने वाले, तो ध्यान से समझना भी। यहां पे बोलता है इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन इन द प्रॉब्लम, अगर क्वेश्चन में, अब किसी को भी इधर उधर देखने का जरूरत नहीं है, फ्रंट यहां पे देखोगे, फोकस करोगे। अगर चैप्टर सीखना है तो, और अगर तुमको लगता है कि तुम सीख चुके हो तो आराम से घर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन इन द प्रॉब्लम, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग का डेट दिया रहेगा क्वेश्चन में कि हाँ मिस्टर ए या बी या सी या कोई भी नाम दे देगा, वो पार्टनर जो भी होगा, वो पार्टनर अगर इतने तारीख को पैसा विड्रॉ कर रहा है, अगर डेट क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड एज पर डेट वाइज, तो डेट के हिसाब से हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है सर? जैसे फिर से एक बार समझाइए, हम समझाएंगे, इसको समझाना जरूरी है, और इसको समझाने के लिए यहां पे हम यूज करेंगे, ध्यान से समझना। जैसे मान लेते कि एक पार्टनरशिप फर्म में ए बी सी 3 पार्टनर है, कितना पार्टनर, और इसका अकाउंटिंग पीरियड जो चलता है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का चलता है। अगर हम ईयर भी लिख देते तो लिख देते 24 और यहां पे 25, यानी 1/4/24 से लेकर के 31/3/25 तक का चलता है इसका अकाउंटिंग पीरियड। क्वेश्चन में अगर बोल दिया है कि ए जो है वो 10,000 रुपया विड्रॉ किया है साल भर में, साल भर में कितना विड्रॉ किया है, 10,000 रुपया विड्रॉ किया है, और वो एक ही बार विड्रॉ किया है, और विड्रॉ करने का डेट दे दिया हुआ है कि ये 1/8/2024 को विड्रॉ किया था। कब विड्रॉ किया है? 1/8/2024 को विड्रॉ किया था। समझ में आया? तो इसका मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, और इंटरेस्ट निकालने के लिए ध्यान रखना, जिस डेट में तुम विड्रॉ किए हो वहां से क्लोजिंग डेट तक तुमको जाना है। कितना डेट तक? क्लोजिंग डेट तक जाना है। कितना महीना बचा हुआ है, कितना महीना, वर्ड सुनना, कितना महीना बचा हुआ है, लेफ्ट, लेफ्ट कितना है, कितना महीना बचा हुआ है आफ्टर ड्राइंग, ड्राइंग के बाद। बताओ तुम ड्राइंग कब किए हो? 1/8 को किए हो, 1/8 के बाद कितना महीना बचा हुआ है 31 मार्च तक जाने के लिए? बोलेंगे सर 8 तो स्टार्ट ही हुआ है। अरे बोलो ना, तो 8, 9, 10, 11, 12, 5 महीना उधर और 3 महीना उधर, 8 महीना हो गया। कितना महीना? यानी तुमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब निकालोगे, मान लेते कि 6% करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया हुआ है, तो तुम जब इंटरेस्ट निकालोगे तो निकालोगे 10,000 के ऊपर 6% और 8 महीना का निकालना पड़ेगा तुमको। बात समझ में आया? 10,000 इंटू 6% इंटू 8/12 करना पड़ेगा तुमको। तो सर ये जो 8/12, 7/12, 6/12, 3/12, 5/12 ये जो होगा ये क्या है? तो जिस डेट में तुमको दिया है ड्राइंग का, उसके बाद कितना महीना बचा हुआ है वो डेट देखना पड़ेगा तुमको। बात समझ में आया? इसीलिए देखो यहां पे फॉर्मूला लिख दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब तुम निकालोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स। बताओ कितना ड्रॉ किया था? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रेट बताए थे? 6%। और मंथ लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग, ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा हुआ है? 8 महीना, और नीचे 12 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आया? और ये कैलकुलेशन करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा। बात क्लियर है? चीज सबको समझ में आ रहा है? लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, ये तो डेट वाला दे दिया था ना कि जब क्वेश्चन में डेट दे दे तो ये काम, लेकिन कभी कभी डेट नहीं देता है, कभी कभी डेट नहीं देगा, और लैंग्वेज ऐसा लिखेगा जिससे तुमको समझना पड़ेगा। देखो क्या लैंग्वेज लिखा रहेगा पता है? देखो, इफ ड्राइंग्स आर मेड एन इक्वल अमाउंट, एन इक्वल अमाउंट मतलब हर बार सेम अमाउंट ही विड्रॉ कर रहा है। और कैसे कैसे विड्रॉ कर रहा है? पहला पॉइंट, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, मतलब हर महीना का स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा है। बताना साल में कितना महीना होता है? 12 होता है। अरे गजब रे, हमको तो 13 लग रहा था। कितना महीना होता है? 12 महीना होता है, हाँ या ना? तो चलिए, अगर 12 महीना होता है, महीना का नाम पता होगा सबको? अरे महीना का नाम पता है तो चलो एक बार बताते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीना हो गया। और इसमें क्वेश्चन को बोलने का क्या मतलब हुआ कि आप जब विड्रॉ कर रहे हो ना, हर महीना में पैसा निकाल रहे हो, हर महीना में पैसा निकाल रहे हो। कितना रुपया करके पता है? 500 रुपया करके, 500 ईच, ₹500 ईच तुम हर महीना में पैसा निकाल रहे हो। लेकिन हर महीना कब निकाल रहे हो? बिगिनिंग में 1 तारीख, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, हर महीना का पहला तारीख को आप 500 रुपया विड्रॉ कर रहे हो। दिसंबर 1 तारीख को भी विड्रॉ किए हो। बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? तो अब तुमको तो दिसंबर, अब तुम्हारा जनवरी से लेकर के दिसंबर तक अकाउंटिंग पीरियड है। अकाउंटिंग पीरियड कहां से कहां तक? जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का अकाउंटिंग पीरियड है। तो आपका लास्ट कब करेगा? दिसंबर में करेगा, 31/12 में करेगा। समझना ये चीज को, रटाने के लिए रटा सकते हैं, लेकिन समझा रहे सो समझना। हर महीना का अगर स्टार्टिंग में तुम विड्रॉ करोगे, तो अगर तुम 1 जनवरी को विड्रॉ करोगे तो बताना कितना महीना का देना पड़ेगा तुमको इंटरेस्ट? बोलेंगे पूरा 12 महीना का लगेगा इंटरेस्ट, लगेगा। क्योंकि हम क्या बताए, जब विड्रॉ करेंगे उसके बाद कितना महीना बचा हुआ है। तो बताओ, अगर तुम 1 जनवरी को विड्रॉ करोगे तो यहां से यहां तक कितना महीना होता है? 12 महीना पूरा। अरे बोलो हाँ या ना? उसी तरह से 1 फरवरी को विड्रॉ करोगे, कितना महीना का? 11 महीना। 1 मार्च को विड्रॉ करोगे, कितना महीना का? 10। 1 अप्रैल को विड्रॉ करेगा, कितना महीना का? 9। तो इस तरह से 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5, 4, 3, 2 और लास्ट में 1 भी रहेगा। क्योंकि जब 1 दिसंबर को विड्रॉ करोगे तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 1 महीना होता है कि नहीं होता है? तो 1 महीना का उसका भी लगेगा, लगेगा। तो बताओ, हर महीना में विड्रॉ कर रहे हैं तो हर महीना का देखो इतना महीना का हम लोग का निकलेगा, समझे? और ऑन एन एवरेज, अगर एवरेज करना है तो बताओ कितना महीना को जोड़े हैं? 12 महीना को जोड़े हैं, तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा तुमको। समझ में आया? और अगर तुम 12, 11, 10, 9 सबको अगर तुम ऐड करोगे ना तो तुमको दिखेगा 78। कितना दिखेगा? 78 दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? कितना दिखेगा टोटल? 78 दिखेगा। देख लो एक बार ऐड करके सब लोग, अगर किसी को दिक्कत हो तो। ठीक है, 78 दिखेगा। फिर से रिपीट करते, सुनना एक बार ध्यान से, समझना चीजों को। कितना आया टोटल? 78। इसको अगर 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 6.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो इसीलिए बोलता है आपको इतना नाटक करने का जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है पता है? अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ रहेगा तो डायरेक्टली आपको ऑन एन एवरेज 6.5 मंथ्स का निकालना है। कितना मंथ्स का निकालना है? 6.5 मंथ्स का निकालना है। समझे? मतलब फॉर्मूला यही रहेगा आपका। फॉर्मूला देखो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, फॉर्मूला रहेगा टोटल ड्रॉइंग्स। तो टोटल बोला गया है, टोटल। बताओ तुम टोटल की होगी 500 रुपया टोटल है तुम्हारा, क्या 500 रुपया तो हर महीने का है। तो टोटल 12 महीना में कितना हो गया? 6000। अरे 500 इंटू 12 ना, वो टोटल बनेगा, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटू एवरेज पीरियड। बताओ एवरेज कितना का निकल गया? 6.5। तो वो 6.5 डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा। समझे? लेकिन सर क्या अगर हमारे पास बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ रहेगा तो हर बार इतना टोटल करना जरूरी है? ना रे। इसका सिंपल सा ट्रिक सुनना, पहला वाला और लास्ट वाला 2 ही को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो बस। अरे तुम 12 ठो ऐड किए तो 12 से डिवाइड कर रहे हो, अरे बोलो ना। लेकिन अगर हम 2 ठो ऐड करेंगे तो सिर्फ 2 से डिवाइड करेंगे। तो 12 और प्लस 1 कितना होता है? 13। और अगर तुम 13 डिवाइड बाई 2 कर दोगे तब भी कितना आ जाएगा? 6.5 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो इसीलिए तुमको सबको टोटल करके 12 से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ पहला वाला और आखिरी वाले को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। बात क्लियर है? चीज समझ में आया सबको? तो ये तरीका आप यूज कर सकते हो। और इसका रामबाण एक ब्रह्मास्त्र तुमको बताते हो, ध्यान में रखना। तुमको बस इतना यूज करना है, पहला ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा हुआ है और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा हुआ है, उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देना है। बताना पहला ड्राइंग कब किया था? 1 जनवरी में। अरे बोलो ना, पहला ड्राइंग कब किया था? 1 जनवरी। तो 1 जनवरी के बाद कितना महीना बचा हुआ था? 12 महीना बचा हुआ था। अरे बोलो। और लास्ट ड्राइंग कब किया था? तुमको बीच में देखने ही नहीं है। लास्ट ड्राइंग कब किया था? 1 दिसंबर को। तो इसके बाद कितना महीना बचा हुआ था? 1 महीना। और डिवाइड बाई 2 कर देना है तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? 6.5 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आया? ये तरीका यूज करके हम लोग को कर देना है। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा हुआ है, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा हुआ है। क्लियर चीज? अपने आप तुमको 6.5 दिख जाएगा। समझ में आया? अरे हाँ या ना? चलिए और आगे बताते हैं। नेक्स्ट है एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीना के लास्ट में विड्रॉ कर रहा है। हर महीना क्या है? अब हम उतना लिख के नहीं बताएंगे, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट समझो। बताओ हर महीना का लास्ट में विड्रॉ कर रहा है, मतलब जनवरी का लास्ट में 31 तारीख को विड्रॉ किया होगा।
तो अगर जनवरी का लास्ट में विड्रॉ किया है तो जनवरी का तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, फरवरी से इंटरेस्ट लगेगा, मतलब कितना महीना का? 11 महीना का लगेगा, बोलो ना। और लास्ट वाला सोचो, जब सबका लास्ट में विड्रॉ कर रहा है तो दिसंबर का भी 31 को विड्रॉ किया होगा, और जब दिसंबर का 31 में विड्रॉ किया है और उसी डेट में इंटरेस्ट निकालने वाले हैं, क्या इंटरेस्ट लगेगा उस पे? यानी 0 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, बोलो। तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, 11 प्लस 0 आता है 11, और 11 डिवाइड बाय 2 होता है हमारा 5.5। तो एंड ऑफ ईच मंथ में कितना होता है? 5.5 मंथ्स का होता है। बात समझ में आया? और सर अगर हम हर महीना का जोड़ जोड़ के करेंगे तो तब भी करना, तुम्हारे पास 5.5 ही आएगा, और उस टाइम टोटल तुमको जो दिखेगा वो 66 दिखेगा। कितना दिखेगा? 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8, इस तरह से 0 तक जोड़ोगे ना तो तुमको 66 दिखेगा, और फिर उसको 12 से डिवाइड करोगे 5.5 मिलेगा। बात समझ में आया? ये तो फिर भी समझ में आ जाता है सर। यहां से समझना अब नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट बोला है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या होता है सर? 3-3 महीना करके 4 क्वार्टर, 3-3 महीना करके क्वार्टर होता है 1/4, क्वार्टर होता है 1/4, तो 12 को 1/4 कर दोगे तो 3 आता है, मतलब 3-3 महीना का क्वार्टर बनता है। कितना का? इसको समझाते हैं, ध्यान से समझना क्या बोलता है। हेलो, यहां पे देखना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बनाए? अरे बोलो ना। ये हो गया एक क्वार्टर, 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 3-3 महीना का 4 क्वार्टर बन गया, बन गया। अब बताओ, क्वेश्चन में बोला गया है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर का बिगिनिंग में, हर क्वार्टर का बिगिनिंग में, मतलब एक बार निकाला है 1 जनवरी को, फिर एक बार निकाला है 1 अप्रैल को, फिर वो निकाला है 1 जुलाई को, फिर वो निकाला है 1 अक्टूबर को। 4 ही बार निकाला है, हर महीना में नहीं निकाला है, हर क्वार्टर में निकाला है, और हर क्वार्टर का बिगिनिंग में। तो हर क्वार्टर का बिगिनिंग तो ये सब हो रहा है, बोलो ना। तो अब बताओ कितना निकालेंगे, कितना करेंगे? तो बताओ, जनवरी 1 में अगर विड्रॉ करेगा तो पूरा 12 महीना का लगेगा। अरे बोलो। अगर अप्रैल 1 में निकालेगा तो 9 महीना का लगेगा, लगेगा। अगर जुलाई में निकालेगा तो 6 महीना का लगेगा, लगेगा। और अक्टूबर में निकालेगा तो 3 महीना का लगेगा। यहां पे 12, यहां पे 9, यहां पे 6, यहां पे 3। अगर तुम सबको जोड़ के और 4 से डिवाइड करोगे, कितना से? तो बताओ कितना आता है? 12 9 कितना आता है? 12 15 15 30, 30 डिवाइड बाई 4 7.5, कितना आ जाएगा? 7.5। देखो यहाँ पे 7.5 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? बोलो बोलो। अरे 4 महीना को लिखो, 4 बार जोड़े हो तो 4 से डिवाइड करोगे ना, और आ गया तुम्हारा यहाँ पे 7.5, तो 7.5 लिखे कि नहीं लिखे? लेकिन सर उतना काहे सोचने जाएंगे, जो लास्ट में ब्रह्मास्त्र बताए वो वाला याद करोगे क्या? पहला ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा हुआ है और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा हुआ है? बताओ, पहला ड्राइंग कब किया था? 1 जनवरी, तो 1 जनवरी के बाद कितना महीना बचा हुआ है? पूरा 12 महीना। और प्लस लास्ट ड्राइंग कब किया है? 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर के बाद कितना महीना बचा हुआ है? 3 महीना। तो 12 + 3 डिवाइड बाई 2, बस 12 3 15 बाई 2 करोगे, कितना आएगा? 7.5 आएगा। बात समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर है सबको? एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब हर क्वार्टर के एंड में, हर क्वार्टर के, बताओ एंड कहां पे होगा सर? एंड कहां पे होगा? बोलेंगे सर लास्ट में। अरे बोलो ना, लास्ट में, मतलब 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर। मार्च 31 को निकाला है, जून है, जून 30 को निकाला है, सितंबर 30 को निकाला है, और दिसंबर 31 को निकाला है। समझे? तो बताओ, अगर मार्च 31 को निकालेगा तो कितना महीना बचेगा? 9 महीना। अरे मार्च तक तो कोई लगेगा ही नहीं, तो 9 महीना, और प्लस लास्ट वाला कर दो ना, लास्ट वाला कितना होगा? 0। दिसंबर लास्ट में कितना होगा? तो पहला ड्राइंग के बाद जितना महीना बचेगा, लास्ट ड्राइंग के बाद जितना महीना बचेगा, डिवाइड बाई 2, तो 9 बाई 2 कितना आता है? 4.5 आता है। तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर में 4.5 मंथ का लेते हैं। बोलो, बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ये जो बताए ना अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों पता है? अभी हम बार बार तुमको 12 महीना का बता रहे हैं। कितना महीना का? कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, सुनना, क्वेश्चन घुमा देता है। क्या करता है पता है? वो हर महीना का स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा है, हर महीना का स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा है, लेकिन 6 महीना तक ही विड्रॉ किया है। कितना महीना तक विड्रॉ किया है? 6 महीना तक विड्रॉ किया है। तो बताओ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ वाला तुम केस लगा दोगे 6.5 तो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये जो 6.5 है वो पूरा 12 महीना का है। कितना महीना? लेकिन वहां पे क्या बता दिया पता है? यहां पे एक बार बताते सुनो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, बस 6 महीना। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर,
वो जनवरी में पैसा निकाला है, फरवरी में पैसा निकाला है, मार्च में, अप्रैल में, मई और जून में निकाला है, जुलाई से वो पैसा विड्रॉ नहीं किया है, जुलाई से पैसा विड्रॉ। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होगा? तो लोग बोलते हैं अच्छा हर महीना का बिगनिंग में निकाला है, चलो 6.5 लगा दो। गलत हो जाता है, क्योंकि 6.5 तब अप्लाई करते हो जब हर महीना में विड्रॉ कर रहा है बिगनिंग में। तो क्या यहां हर महीना में कर रहा है? वो तो पहला 6 महीना में किया है, समझे? तो जो तरीका भी रामबाण बताए तुमको वो वाला यूज करना है। क्या पता है? बताओ जनवरी का पहला ड्राइंग कब कर रहा है? 1 जनवरी में कर रहा है। अरे बोलो ना, इसका मतलब यहां से यहां तक कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। अरे बोलो। और लास्ट ड्राइंग कब कर रहा है? 1 जून को कर रहा है, 1 जून को कर रहा है। और 1 जून के बाद कितना महीना बचेगा? 7 महीना बचेगा। 1 जून तो जून को तो गिनना पड़ेगा, 1 जून तो जून को गिनना पड़ेगा, इसका मतलब 7 महीना बचता है। तो 12 + 7 डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये होता है 9.5। कितना होता है? यानी तुमको 9.5 मंथ्स का निकालना पड़ेगा उस केस में। समझ में आ रहा है? जब आप 1 जनवरी को विड्रॉ करोगे तो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक कितना महीना होता है? पूरा 12 महीना। तो यहां पे 12 महीना हो गया, हो गया। चलो हम तोड़ तोड़ के बताते हैं एक बार, पहले बताओ। 12 महीना हो गया। जब फरवरी में निकालोगे तो 11 महीना, मार्च में निकालोगे 10 महीना, अप्रैल में निकालोगे 9 महीना, मई में निकालोगे 8 महीना और जून में निकालोगे कितना महीना? 7 महीना। बस तो अरे इसके बाद तो पैसा ही नहीं निकाले हो, इतना ही तो। और डिवाइड बाय कितना नंबर दिख रहा है यहां पे? 6। तो 6 से डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे? बताने एक बार करके कितना आता है? 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 डिवाइड बाय 6 कर दो। देखो कितना रिजल्ट दिख रहा है सबको। कोई तो कैलकुलेशन ही नहीं करना चाह रहा है। 9.5 आएगा तुम्हारे पास। कितना आएगा? 9.5 आ जाएगा। आया समझ में? और अगर तुम ये नहीं करना चाहो तो हम क्या बताए थे? पहला ड्राइंग के बाद जितना महीना बचा हुआ है और लास्ट ड्राइंग के बाद जितना महीना बचा हुआ है। पहला ड्राइंग के बाद 12 महीना बचा हुआ है, लास्ट ड्राइंग के बाद 7 महीना बचा हुआ है। तो 12 + 7 डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तुमको 9.5 दिखेगा। बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि देखो अभी हम तुमको इतना टाइम इसीलिए दे रहे हैं सब समझाने में, ये सब समझाने में, क्योंकि अभी जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसके बाद और क्वेश्चन में इस तरह से मिलेगा, उस टाइम हम उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। समझ रहे हो? हम डायरेक्टली वहां पे तुमको तरीका बताएंगे। चलो पहला ड्राइंग का डेट बताओ और कितना महीना बचेगा, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचेगा, उसको एवरेज करके सॉल्व करना है हम लोग को। समझे? अब वहां पे ये मत पूछने जाना सर ये वाला कैसे कर दिए, उसी के लिए हम इतना टाइम यहां पे तुमको दे रहे हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट एंड ऑफ ईच क्वार्टर वाला भी हो गया। बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली, हर हाफ ईयरली में आप निकालते हो। हाफ ईयरली मतलब 6 महीना ना, यानी जनवरी से जून तक पहला हाफ ईयरली, जुलाई से दिसंबर दूसरा हाफ ईयरली। बोलो। तो हर बिगिनिंग में मतलब 1 जनवरी में निकाले हो और 1 जुलाई में निकाले हो, 2 ही बार निकाले हो। अरे बोलो ना, पहला हाफ ईयरली का बिगिनिंग हो गया 1 जनवरी और दूसरा हाफ ईयरली का बिगिनिंग हो गया 1 जुलाई, 1 जुलाई हो गया। तो तुम 2 बार पैसा निकाले हो। अरे जब तक लिखेंगे नहीं होगा नहीं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होता है। तो ये 6 महीना हो गया पहला, ये 6 महीना हो गया दूसरा। तो बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का बिगिनिंग, ईच हाफ ईयरली, पहला हाफ ईयरली का बिगिनिंग हो गया ये वाला और दूसरा हाफ ईयरली का बिगिनिंग हो गया ये वाला। हाँ या ना? तो तुम 1 जनवरी में पैसा निकालोगे तो दिसंबर तक 12 महीना, 1 जुलाई को पैसा निकालोगे तो लास्ट हो जाएगा कितना महीना? 6 महीना। हाँ या ना? तो 12 + 6 बताओ, 12 + 6 / 2 करने से कितना आता है हमारे पास? 9 आता है कि नहीं आता है? तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास 9 मंथ्स हो जाएगा। तो बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली वाले में कितना हो जाएगा? 9 मंथ्स। कितना? और वही एंड ऑफ ईच हाफ ईयरली रहेगा। तो बताओ एंड ऑफ ईच हाफ ईयरली मतलब क्या? जून में विड्रॉ किया है और दिसंबर में विड्रॉ किया है ना। तो जून लास्ट में विड्रॉ करेगा तो कितना महीना बचेगा? 6 महीना। और दिसंबर लास्ट में विड्रॉ करेगा तो कितना महीना बचेगा? 0 महीना। डिवाइड बाय 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 मंथ्स। बोलो ना। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो बताए थे ना। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब 7.5 मतलब क्या? जैसे तुम एक क्वार्टर यहां से यहां हो गया, दूसरा क्वार्टर यहां से यहां हो गया, तीसरा क्वार्टर यहां से यहां, चौथा क्वार्टर यहां से यहां हो गया। तो यानी तुम अगर जनवरी में विड्रॉ करोगे तो 12 महीना, अगर अप्रैल में विड्रॉ करोगे तो 9 महीना, जुलाई में करोगे तो 6 महीना, अक्टूबर में करोगे तो 3 महीना हो गया। तो तुम खाली 12 को और 3 को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 12 + 3 हो गया 15, 15 / 2 करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। बात समझ में आया? बोलो ना रे। तो इस तरह से हमारा, अगर आपसे पूछा जाए इस तरह का बिगिनिंग एंड भी, अच्छा सर मिडिल तो कहीं लिखवाए नहीं,
मिडिल जब भी बोलेगा 6 मंथ का, मिडिल बोलेगा कितना, क्योंकि सबका एवरेज तुम करके देखो 6 मिलेगा। बताओ 6.5 और 5.5 का एवरेज कितना आता है, अरे बीच का वैल्यू कितना आता है, 6 आता है, तो ये 6 हो गया। तो बिगिनिंग में अगर 6.5 है, एंड में अगर 5.5 है, तो मिड वाले में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अरे बोलो ना, यहां पे भी देखो तुमको 6 दिखेगा बीचों बीच में, यहां पे भी देखो बीचों बीच में 6 दिखेगा, तुमको नहीं दिख रहा है क्या? अरे एवरेज करना मतलब दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। बताओ 6.5 और 5.5 को जोड़ के अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 नहीं मिलेगा। 7.5 और 4.5 को जोड़ोगे तो 12 मिलेगा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 6 मिलेगा। 9 और 3 जोड़ोगे तो 12 मिलेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 6 मिलेगा। समझ में आया? तो मिडिल वाला बोलेगा यानी मिड बोलेगा तो तुमको 6 मंथ का निकालना है। कितना मंथ का निकालना है? बात सबको समझ में आ रहा है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। और एवरेज पीरियड मतलब ये सब, एवरेज पीरियड मतलब ये सब। और ध्यान रखना, फिर से ये वाला बात बता रहे, कान खोल के सुनना, ये सब जो 6.5 5.5 ये सब जो लिखा हुआ है हर महीना में निकालेगा, पूरा 12 महीना में तब होगा इस तरह का बात। यानी पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक का ये बात किया गया है। समझ में आया? लेकिन अगर तुम्हारा पहला 6 महीना का बात होगा, आखिरी 6 महीना का बात होगा, पहला 8 महीना का होगा, तब ये सब नहीं करना पड़ेगा, तब वो वाला तरीका यूज करना पड़ेगा। कौन सा? यहां वाला एवरेज पीरियड का फॉर्मूला, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो इससे एवरेज आपको निकालना है पहले। समझ में आया? यानी कितना महीना डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, तो वो महीना निकालने के लिए ये वाला तरीका यूज करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? और लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ है, इफ नथिंग इज मेंशन इन द प्रॉब्लम, कुछ भी अगर प्रॉब्लम में नहीं लिखा हुआ है, ना बिगिनिंग ना मिडिल ना एंड, कुछ भी नहीं बोला गया है, ना क्वेश्चन में डेट दिया हुआ है, देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन एन एवरेज ऑफ 6 मंथ। तब क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट जो निकालना पड़ेगा कितना महीना का निकालना पड़ेगा। और ये स्टूडेंट गलती करता है कि 6 मंथ का नहीं निकालता है। समझ में आया? क्या देखता है पता है क्या? क्वेश्चन में बोला है, खाली क्वेश्चन में बोल देता है कि ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर ए जो है वो निकाला है 20,000 रुपया। कितना? तो क्या करता है पता है? क्वेश्चन में बिगिनिंग नहीं बोला, एंड नहीं बोला, कुछ तो बोला ही नहीं है, ना डेट दिया है, चलो डायरेक्टली करो 20,000 रुपया, और अगर रेट दिया हुआ है 8% तो 20,000 का 8% करके छोड़ देता है, जो कि गलत हो जाता है। ये काम तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में नहीं चलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बोलता है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया रहे, ना बिगिनिंग ना एंड ना डेट, कुछ भी नहीं दिया हो, तो आपको 6 मंथ का निकालना पड़ेगा। 6/12 हर हालत में करना ही पड़ेगा वैसे केस में। समझ में आया? और अगर तुम ये छोड़ देते हो तो तुमको गलत करने पे मजबूर कर देगा ये सब चीज। पॉइंट आया समझ में? और एक पॉइंट गलत हो जाना मतलब अगर तुमको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोला गया, पूरा गलत हो गया कि नहीं? अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम गलत बना दिए तो फिर तुम्हारा टोटल गलत तो प्रॉफिट गलत, सारा चीज गलत हो जाएगा उसके बेसिस पे। स्टेप मार्किंग तुमको दे सकता है टीचर, लेकिन फुल मार्क्स तो तुम नहीं पाओगे ना उसके बाद। समझे? तो इसीलिए ये सब चीज पे फोकस करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट। समझे? चलो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का काम खत्म। उसके बाद कमीशन का बात करते हैं। कमीशन मतलब क्या? अगर पार्टनर को कमीशन दिया जाता है तो 2 तरीके से बोला जाता है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सुनना, तो अगर बोलता है इफ पार्टनर्स कमीशन इज y%, एग्जांपल देके बताएं, y% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। y% बोलने का मतलब हो गया 5%, 10%, जितना भी परसेंट बोलेगा वो परसेंट, तो नेट प्रॉफिट के ऊपर डायरेक्टली परसेंटेज अप्लाई कर देंगे, कमीशन निकल जाएगा। अरे बोलो ना। जैसे अगर क्वेश्चन में बोलता है कि कमीशन, पार्टनर को कमीशन देना है 8% का, कितना परसेंट का, और नेट प्रॉफिट के ऊपर, तो डायरेक्टली नेट प्रॉफिट इंटू 8% मार देंगे, हमारा कमीशन निकल जाएगा। बात समझ में आया? लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलता है नेट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, क्या? आफ्टर, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन में दिखता है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोलेगा मतलब ऊपर में रहेगा 8 और नीचे 100 में से 8 को जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मतलब अगर 8% का है तो ऊपर 8 नीचे 108 हो जाएगा। बात समझ में आया? अरे नेट प्रॉफिट लिखेंगे ना, नेट प्रॉफिट इंटू 8/108। सर अगर 5% है तो 5/105, 10% है तो 10/110, 100 में से उतना रेट को जोड़ देना पड़ेगा। अरे परसेंट का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय 100। अरे होता है, मतलब ये कि अगर तुम्हारा बिफोर वाला होता है, बिफोर वाला, तो हर केस में डिवाइड बाय 100 ही होता है तुम्हारा, नहीं होता है। अगर y% मतलब 5% है तो 5/100,
10% है तो 10/100, 15% है तो 15/100, यानी नीचे 100 होता है बिफोर वाले में, लेकिन आफ्टर वाले में क्या होता है 100 में ऊपर वाला रेट भी ऐड हो जाता है। समझे? मतलब अगर 5% है तो 5/105, 10% है तो 10/110, अगर 15% है तो 15/115। आ रहा है समझ में? 2% है तो 2/102 हो जाएगा हमारा। क्लियर चीज? तो यह ध्यान रखना, कमीशन निकालते वक्त अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला है तो जितना परसेंट बोला है उसको ऊपर और 100 में जोड़ के नीचे भी लिखना पड़ेगा तुमको। आई बात समझ में? ये सब एकदम माइंड में डाल लो अच्छे तरीके से। एंड नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, थ्योरी बेसिस पे, यानी जितना भी बेसिक था इसका उसके बेसिस पे ये लास्ट पॉइंट है, गारंटीड प्रॉफिट। कभी कभी क्या होता है, पार्टनर को गारंटी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? गारंटी दिया जाता है। मतलब जिसको बोलते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंट पार्टनर। कभी कभी समझ में आया? कभी कभी कोई पार्टनर जो होता है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो किसी पार्टनर को गारंटी दे देता है। समझ में आया? चैलेंज दे देता है। क्या पता है कि तुमको मिनिमम इतना रुपया तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा पार्टनरशिप फर्म में। अरे बोलो ना, तुम मेरे पार्टनरशिप में पार्टनर बन जाओ ना, तुमको पार्टनर लो, 1 लाख रुपया कैपिटल लगाओ और तुम पार्टनर बन जाओ। बोलेगा प्रॉफिट होता है तुम्हारा पार्टनरशिप में? बोला हाँ रे होता है। तुमको मिनिमम तुमको 20,000 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 20,000 रुपया मिलेगा। और कुछ भी कमी अगर होगा ना तुमको हम देंगे, ऐसा बोलता है। कुछ भी अगर तुमको कमी होगा ना, यानी 20,000 से 1 रुपया भी अगर तुमको कम मिलेगा ना, वो पैसा हम तुमको भरेंगे। समझ में आया? ऐसा बात बोलता है, ऐसा चैलेंज करता है उसको, ऐसा गारंटी देता है उसको पार्टनर। समझ में आया? तो गारंटी जो होता है वो पार्टनर, एक पार्टनर भी दे सकता है, सिंगल पार्टनर भी दे सकता है, या मिल के पूरा पार्टनरशिप फर्म भी दे सकता है। अरे बोलो ना, जैसे अगर 3 पार्टनर है, कौन कौन? ए, बी और सी। सी को गारंटी दिया जा रहा है, सी को गारंटी दिया जा रहा है, तो सी को गारंटी देने के लिए ए और बी दोनों मिलकर दे सकता है, या तो सिर्फ ए या बी दे सकता है। अगर कोई एक पार्टनर देता है मतलब वो सिंगल पार्टनर गारंटी दे रहा है, अगर बाकी पार्टनर सभी मिलकर दे रहा है मतलब वो फर्म दे रहा है गारंटी। कौन दे रहा है? फर्म, पार्टनरशिप फर्म दे रहा है। तो सर ऐसे केस में क्या करेंगे? तो ध्यान से समझना, अगर कोई एक पार्टनर गारंटी देता है दूसरे पार्टनर को, तो जितना भी डेफिशिएंसी, जितना भी कमी होगा वो भरपाई करेगा जो गारंटी दिया है। समझ में आया? जी हां, आपको भरना पड़ेगा। आप गारंटी दिए थे, आप हमको बोले हो कि 20,000 रुपया तुमको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। हम मेरे प्रॉफिट का हिस्सा में तो 15,000 रुपया मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 5,000 रुपया घट रहा है, दीजिए आप अपना प्रॉफिट हमको। समझ में आया? इसका मतलब अगर सी को गारंटी ए दिया है तो ए से सी को पैसा मिलेगा 5,000 रुपया एक्स्ट्रा। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ गारंटी इज गिवन बाय वन पार्टनर, अगर एक पार्टनर से गारंटी मिलता है, देन एनी डेफिशिएंसी इन प्रॉफिट विल बी बोर्न बाय दैट पार्टनर। कौन पार्टनर भरेगा? वही पार्टनर भरेगा जो उसको गारंटी दिया था। बात समझ में आया? लेकिन अगर गारंटी इज गिवन बाय द फर्म, अगर फर्म उसको गारंटी देता है तो एनी डेफिशिएंसी इन प्रॉफिट विल बी बोर्न बाय द फर्म इन द अग्रीड रेशियो। अग्रीड रेशियो, जैसे अगर क्वेश्चन में बोलता है ए बी सी 3 पार्टनर है, सी को गारंटी दिया गया कि 20,000 रुपया मिलेगा, लेकिन अगर कुछ भी कमी होगा तो ए और बी दोनों मिलकर देगा 3:2 का रेशियो में। कौन सा रेशियो में? 3:2 का रेशियो में। तो ये अग्रीड रेशियो, जो रेशियो लो अग्री करेगा। तो जैसे इसको 5,000 रुपया घट रहा है तो 5,000 ए और बी मिलकर देगा 3,000 और 2,000 उसको। समझ में आया? अरे बोलो ना। लेकिन अगर सर अग्रीड रेशियो नहीं दिया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। समझ में आया? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ 5:3:2 तो 5 और 3 का रेशियो में उसको देना पड़ेगा, ए और बी का रेशियो। बोलो ना। तो भाई बोला अग्रीड रेशियो और देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? तो अगर आप यहां पे बात करते हो इसके बेसिस पे, तो अगर प्रॉफिट गारंटी कोई एक पार्टनर देगा तो सिर्फ उसी का माथा फोड़ेंगे, मतलब सिर्फ उसी से पैसा लेंगे, और अगर फर्म पूरा गारंटी देता है तो पूरा फर्म से पैसा लेने वाले हम लोग। समझ में आया? जितना भी जिसको गारंटी मिला है उसको छोड़ के बाकी पार्टनर लोग सब देगा उसको पैसा। बात समझ में आया? और सर इसका जर्नल एंट्री लिखे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो पार्टनर को मिलेगा उसका फायदा होगा ना। अरे बोलो, तो वो गेनिंग पार्टनर हो गया। और जो पार्टनर अपना हिस्सा, अपना कलेजा काट के दे देगा उसको, मतलब अपना पैसा काट के दे देगा उसको, वो सैक्रिफाइस करेगा तो उसका घट जाएगा, उसका कैपिटल घट जाएगा। इसलिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है। मतलब जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, जैसे ए दे रहा है सी को, तो ए का घट रहा है, सी का बढ़ रहा है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। आया समझ में? अगर सर फर्म वाला का बात करेंगे, ए और बी दोनों दे रहा है सी को, इसका मतलब क्या? तो यहां पे बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग में कौन कौन है? ए और बी दोनों, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट।
समझ में आया? और ए और बी यहां पे जिस रेशियो में देगा उस रेशियो में बात करेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आया? हाँ या ना? तो ये हमारा था बेसिक, ये हमारा क्या था? बेसिक। ये बेसिक अगर तुमको पूरा पता चल जाएगा तो आराम से देखो ये सब चीज को गो थ्रू करके आना है नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। देखो यहां से स्टार्ट होता है हमारा प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन, छोटा छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन जितना भी बताएं वो सब चीज तुमको याद रखना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।